तो इस लेक्चर में डिस्कस करेंगे डेटाबेस लैंग्वेजेस और स्पेसिफिकली द क्वेरी लैंग्वेज और स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज। तो बेसिकली क्या होता है कि जब हमें मतलब वी एज ए यूजर कि हम जब डेटाबेस के साथ वर्क करते हैं तो हमें जो डेटाबेस के डिफरेंट ऑपरेशंस हैं, अगर हम एंड यूजर हैं या ऑनलाइन यूजर्स हैं या किसी और टाइप के यूजर हैं या एडमिनिस्ट्रेटर हैं, तो डेटाबेस के जो डिफरेंट फंक्शंस हैं, एक तरीका तो ये है कि हम फॉर्म बेस्ड इंटरफेस के थ्रू यूज करते हैं, जिसमें फॉर्म के एक फॉर्म हमें मिलता है और फॉर्म के थ्रू हम ऑपरेशंस उस पर शो होते हैं और उन ऑपरेशंस के थ्रू हम एक्सेस करते हैं डेटाबेस। बट कई बार हमारे पास फॉर्म एज ए इंटरफेस नहीं है और हमें एंट्री करनी है, कोई कॉलम फील्ड डिलीट करना है या नेम अपडेट करना है, डेटा इंसर्ट करना है या कोई भी ऑपरेशंस करना है। तो इन सभी ऑपरेशंस को यूजर एक कमांड के फॉर्म में लिख के परफॉर्म करता है। जैसे अगर जिन लोगों ने डॉस ऑपरेटिंग सिस्टम पढ़ा हुआ है तो डॉस में देखा होगा कि सारी जो ऑपरेशंस हैं वो हम कमांड लिख के करते थे। तो डेटाबेस के मैनिपुलेशन के लिए जो भी हमें कमांड्स, कीवर्ड्स, फिक्स वर्ड्स यूज करने होते हैं, तो उन वर्ड्स को हम यूज करते हैं और उनके साथ कुछ पैरामीटर्स हम प्रोवाइड करते हैं। तो ये जो वर्ड्स होते हैं या कमांड्स होती हैं, ये हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज के पार्ट्स होते हैं। मतलब एक तरह से हम ये कह सकते हैं कि हमारी कंप्लीट क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस, मतलब कि जो स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल एक हमारी स्टैंडर्ड लैंग्वेज है। क्वेरी लैंग्वेज एक जनरल टर्म है। क्वेरी लैंग्वेज मतलब वो सारी लैंग्वेजेस, सारे लैंग्वेजेस जो कमांड को इंक्लूड करती हैं और जो डेटाबेस को मैनिपुलेट, एक्सेस, मॉडिफाई एग्जिट करने के काम आती है, वो है हमारी क्वेरी लैंग्वेज। जैसे सॉफ्टवेयर जब हम डिजाइन करते हैं, सिस्टम पे अपना प्रोग्राम लिखते हैं, तो हम उसको बोलते हैं प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। अब प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के अलग अलग नाम होते हैं, सी, सी प्लस प्लस, जावा, पाइथन, पर्ल एग्जिट्रा। ओके, तो इसी तरह क्वेरी लैंग्वेज है कि जो डेटाबेस के लिए, यूजर के इंटरेक्शन के लिए काम आती है। ओके, तो अब क्वेरी लैंग्वेज के अलग अलग नाम होते हैं। तो हमारी होती है स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज एसक्यूएल, जो कि मोस्ट वाइडली यूज लैंग्वेज है, सबसे ज्यादा यूज की जाती है डेटाबेस को एक्सेस और मैनिपुलेट करने के लिए, क्वेरी लैंग्वेज। ओके, तो अब हम आगे चलते हैं कि जो हमारी क्वेरी लैंग्वेज है, यानी जो डेटाबेस स्ट्रक्चर्ड क्वेरी लैंग्वेज है डेटाबेस की कमांड्स को यूज करने के लिए, उसको हम 3 पार्ट में डिवाइड किया हुआ मान सकते हैं। क्वेरी लैंग्वेज को 3 पार्ट्स में, मतलब कि अब 3 पार्ट में फिर किसी का एक आध का सब पार्ट हो सकता है। तो 3 पार्ट इन द सेंस कि ये तीनों पार्ट में अलग अलग कमांड्स आती हैं। डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है, डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज तो जनरली एंड यूजर के टुवर्ड्स काम नहीं आती है हमारी डीडीएल। ये हायर लेवल कमांड, हायर लेवल लैंग्वेज है। हायर मतलब हायर इन द सेंस कि जो हायर यूजर्स हैं उनके पर्पस के लिए है डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज। और डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज है वो जनरल यूजर्स, डिफरेंट टाइप के जनरल यूजर्स के लिए डेटा को मैनिपुलेट करने के लिए, इंसर्ट, अपडेट, एग्जिट करने के लिए काम आती है। और तीसरा डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, जो जनरली एडमिनिस्ट्रेटिव पर्पस के लिए काम आती है। मतलब कि तीनों में अलग अलग कमांड्स हैं
और हो सकता है कि पहली दो लैंग्वेजेस में या किन्हीं दो लैंग्वेज में कुछ एक आध कमांड्स कॉमन है, लेकिन वो कॉमन कमांड्स का जो एक्सेस एरिया होगा वो डिफरेंट होगा। ओके, तो पहले हम बात करते हैं डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज की। तो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज देख सकते हो तुम कि व्हाट डज इट मीन। अब डेटा कोई भी लैंग्वेज है, DDL, DML, DSL, ठीक है, तो दैट इज नथिंग बट ए सेट ऑफ कमांड्स। तो अभी हम नेक्स्ट स्लाइड में देखेंगे इसमें, नेक्स्ट टू नेक्स्ट, कि इसके अंदर क्या क्या कमांड्स आती है। तो ये जो है DDL, ये बेसिकली हमारा जैसा कि लिखा हुआ है कि मैनिपुलेशन या एक्सप्रेशन के लिए काम आती है, डेटाबेस स्ट्रक्चर के लिए, फॉर्मेट के लिए, डेटाबेस का जो स्ट्रक्चर है जो उसको मैनिपुलेट या एक्सप्रेस करने में काम आती है। तो बेसिकली ये जब डेटाबेस स्ट्रक्चर की हम बात करते हैं तो डेटाबेस स्ट्रक्चर होता है स्कीमा। स्कीमा मतलब ये है कि जब हम डेटाबेस को क्रिएट करेंगे या डेटाबेस टेबल क्रिएट करेंगे तो वो किस तरह दिखेगा, कितने फील्ड लेगा, कितने टाइप की फील्ड लेगा, मतलब फील्ड के टाइप क्या होंगे, जो उसका स्ट्रक्चर है, नॉट एग्जैक्ट वैल्यूज। ओके, तो वी विल बी टॉकिंग अबाउट द स्ट्रक्चर्स। ओके, तो अब ये जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज है तो डेटाबेस स्कीमा के लिए है, उसके स्ट्रक्चर के लिए, डेटा के लिए नहीं है। बेसिकली डेटा के लिए है DML। तो ये जनरल यूजर के द्वारा, जैसे मैंने बताया था, कि यूज नहीं की जाती। मतलब जो डेटाबेस को एक्सेस कर रहा है हमारा यूजर, उसके लिए नहीं है, इनफैक्ट उसके डेटाबेस के स्ट्रक्चर हाई लेवल यूजर्स के लिए। अब इसके नेक्स्ट स्लाइड में मैं वो शो करूंगा कि कौन कौन सी कमांड्स आती है DDL। तो बेसिकली ये प्रोसीजरल लैंग्वेज नहीं है, ये क्या है कि सेट ऑफ स्पेसिफिक नोटेशन एंड डेफिनेशन और हायर लेवल कमांड्स। तो कुछ लेक्चर बाद हम एंटिटीज एंड रिलेशन मॉडल पढ़ेंगे, ER मॉडल। तो बेसिकली ये जो DDL है ये हमारी डिस्क्राइब करती है कि टाइप्स ऑफ एंटिटीज और एंटिटीज के बीच रिलेशनशिप। तो अब हम देखते हैं कि वो कौन कौन सी कमांड्स हैं जो DDL में आकर करती है। तो these generally 6 commands are there जो DDL के अंदर आती है। पहली तो है क्रिएट। क्रिएट क्या है कि डेटाबेस ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम आती है। ऑब्जेक्ट का मतलब हमारा ये है कि ऑब्जेक्ट भी कई टाइप के होते हैं, आगे लेक्चर्स में हम देखेंगे। तो डेटाबेस को अगर तुम एज ए सेट मानो, एज ए क्लास मानो, तो उसका हम ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं, जस्ट लाइक द, जैसे जावा में हो। तो जो हम टेबल्स यूज करते हैं, डेटाबेस टेबल्स, अगर हमारा कंप्लीट डेटाबेस है तो डेटाबेस में बहुत सारी टेबल्स होंगी, तो हर एक टेबल एज ए ऑब्जेक्ट रहेगा। ये मतलब है, हो सकता है डेटाबेस हमारा हायरार्किकल टाइप का हो, तो हर एक हायरार्की एक ऑब्जेक्ट का काम करेगी। हो सकता है डेटाबेस ट्री के फॉर्म का हो, तो जितनी भी ट्री बनेंगी वो हर एक ट्री एक ऑब्जेक्ट। तो अपना जो सिलेबस है, यानी जो हमें पढ़ना है, रिलेशनल डेटाबेस, ओके, RDBMS। तो रिलेशनल डेटाबेस में हमारा जो ऑब्जेक्ट है वो टेबल है। तो क्रिएट कमांड एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने का काम आती है, मतलब एक टेबल को क्रिएट करने का काम आती है। अभी मैं एज एग्जाम्पल करके बताऊंगा कि कैसे टेबल को क्रिएट करने का काम आती है। तो इस क्रिएट कमांड से, DDL क्रिएट कमांड से हम टेबल को क्रिएट करते हैं, यानी डेटाबेस के एक ऑब्जेक्ट को क्रिएट करते हैं, और उस टेबल में जितने कॉलम्स होंगे उतने फील्ड्स, और हर एक रो एक टपल। फिर दूसरी कमांड है ऑल्टर।
ऑल्टर इन द सेंस कि डेटाबेस का हमें यानी टेबल का अगर स्ट्रक्चर मॉडिफाई करना है, जैसे सपोज करो हमने टेबल बना ली 6 कॉलम की, अब बाद में हमें मॉडिफाई करना है कि 6 से कम कॉलम या 6 से ज्यादा कॉलम, तो फिर ऑल्टर कमांड काम आएगी। या सपोज करो कुछ और फील्ड हमें चेंज करना है टेबल में, कोई वैल्यू चेंज करनी है, कोई साइज चेंज करनी है, एनी मॉडिफिकेशन इन द टेबल, मतलब ओवरऑल इन द डेटाबेस, तो उसके लिए ऑल्टर कमांड का है। फिर है रीनेम। ऑब्वियसली रीनेम का जैसा पर्पज है, टेबल का नाम अगर हमने पहले दिया हुआ है स्टूडेंट, बाद में उसको चेंज करके कोई दूसरा नाम देना है तो दूसरा प्रोवाइड कर सकते हैं। अगर हमें कंप्लीट टेबल, मैं यहाँ टेबल की बात कर रहा हूँ लेकिन ये इनफैक्ट इन जनरल ऑब्जेक्ट है। अगर हमारा डेटाबेस के कई टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं, जो कि हम देखेंगे अभी लास्ट में कि क्या क्या ऑब्जेक्ट होते हैं, ठीक है। तो लेकिन हम यहाँ मान के चल रहे हैं कि हम टेबल के लिए बात कर रहे हैं, टेबल भी एक ऑब्जेक्ट है। तो ड्रॉप कमांड यूज होती है अगर कंप्लीट टेबल, एक टेबल हमें ड्रॉप करनी है डेटाबेस से, तो हम डिलीट कर देंगे। ट्रंकेट कमांड है नेक्स्ट। तो ये कमांड काम में आती है अगर हमें सारे रिकॉर्ड किसी टेबल से रिमूव करने हैं। जैसे एक टेबल में सपोज करो 50 रिकॉर्ड है, तो हमें टेबल नहीं कम डिलीट करनी, लेकिन टेबल के सारे कंटेंट्स जो भी रिकॉर्ड है वो सब डिलीट करना है। तो उसके लिए हम ट्रंकेट यूज करेंगे। और कमेंट कमांड यूज होती है कि कमेंट डेटा डिक्शनरी में यूज करने के लिए। तो डेटा डिक्शनरी इसके लास्ट में मैं बताऊंगा डेटा डिक्शनरी क्या होता है। एक्चुअली ये डेटा डिक्शनरी स्कीमा होता है, मेटा डेटा, डेटा का डेटा, जो कि हम इस लेक्चर के लास्ट में देखेंगे कि वो डेटा डेटा डिक्शनरी। ओके, तो अब नेक्स्ट ये एग्जांपल देखते हैं कि जैसे डीडीएल का एग्जांपल है क्रिएट टेबल, जैसे यहाँ पे था ना क्रिएट कमांड। तो अगर हमें टेबल क्रिएट करनी है तो हम क्रिएट टेबल लिखेंगे, अगर कुछ और कोई और ऑब्जेक्ट क्रिएट करना है तो वो लिखेंगे। जिस टाइप का ऑब्जेक्ट, स्टैंडर्ड ऑब्जेक्ट हमें क्रिएट करना है वो यहाँ क्रिएट के साथ लिख देंगे। तो क्रिएट टेबल ये कंप्लीट एक कमांड हो गई जो टेबल क्रिएट करेगी, और टेबल का नाम होगा अकाउंट। अब ब्रैकेट में जो लिखा हुआ है इसके अंदर ब्रैकेट में क्या है कि ये जितने भी कॉलम होंगे उस टेबल के, उन सब कॉलम के नाम है, जो कि क्या बनेगा, एक फील्ड बनेगा। तो अकाउंट अगर कोई टेबल बनी है तो उसका पहला फील्ड है अकाउंट नंबर, जो कि इंटीजर टाइप का होगा, कॉमा दूसरा फील्ड है बैलेंस, अमाउंट बैलेंस, जो दूसरा भी इंटीजर टाइप का होगा, और तीसरा फील्ड है अकाउंट टाइप, किस टाइप का अकाउंट है, तो वो फील्ड होगा कैरेक्टर टाइप का। और इसमें भी हमने 10 दे दिया, मतलब 10 कैरेक्टर का। अकाउंट टाइप जैसे होते हैं कि सेविंग अकाउंट है, करेंट अकाउंट है। तो आई थिंक इस एक लाइन से ये क्लियर हो गया होगा कि क्रिएट टेबल कमांड टेबल ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के काम आएगी, और टेबल का नाम अकाउंट होगा, और उस टेबल में 3 फील्ड होंगे, अकाउंट नंबर पहला, दूसरा बैलेंस, तीसरा अकाउंट टाइप। और वो फील्ड किस किस टाइप के होंगे वहां लिखा है, इंटीजर, इंटीजर एंड कैरेक्टर। कैरेक्टर में भी 10 डिजिट का मैक्सिमम होगा। तो इसका एक्सप्लेनेशन लिखा हुआ है 3 लाइन में, यू कैन रीड इट आउट। तो अब इस एग्जाम्पल को अगर हम देखें तो इस एग्जाम्पल से एक टेबल बनेगी जिसका नाम होगा अकाउंट, तो जिसके 3 कॉलम होंगे, अकाउंट नंबर, बैलेंस एंड अकाउंट टाइप, जैसे कि ये।
अकाउंट नंबर, बैलेंस और अकाउंट टाइप। अब जब इस टेबल में हमें डेटा ऐड करना होगा, मतलब फील्ड्स ऐड, मतलब रिकॉर्ड ऐड करना होगा। हर एक रिकॉर्ड के 3 फील्ड हो गए, 3 कॉलम है। तो जो भी हम ऐड करेंगे तो अब वो अलग कमांड होंगी, क्योंकि अभी हमने जो डेटा डेफिनेशन लैंग्वेज पढ़ी है वो केवल डेटाबेस को डिफाइन करने के लिए, उसके स्ट्रक्चर के लिए है। और जब हम उसमें मैनिपुलेशन या मॉडिफिकेशन, मतलब वैल्यूज इंसर्शन मैनिपुलेशन एग्जीक्यूट करेंगे तो वो डीएमएल लैंग्वेज के थ्रू करेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं हम। अभी तो डीडीएल की बात कर रहे हैं कि इसमें डीडीएल के थ्रू इनपुट एंड आउटपुट कैसे हम यूज करेंगे। तो जैसे प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में हम करते हैं इनपुट और आउटपुट, इसी तरह डीडीएल के थ्रू भी करेंगे। और इसका जो आउटपुट होगा एक्चुअली डीडीएल का, मतलब हमारा जो इफेक्ट होगा वो डेटा डिक्शनरी में नोट डाउन हो जाएगा। मतलब कि जो हमने किया, टेबल बनाई, ऑब्जेक्ट बनाया, तो उसमें क्या फील्ड दिए, फील्ड का टाइप क्या है, ये सब हमारा जो रिकॉर्ड होता जाएगा वो एक रिपोजिटरी इंफॉर्मेशन, मेटा डेटा, डेटा अबाउट डेटा, जिसको हम डेटा डिक्शनरी बोलेंगे, उसमें रिकॉर्ड होता जाएगा ये सारा डेटा डिक्शनरी। ठीक है, तो अब डेटा मैनिपुलेशन लैंग्वेज की तरफ चलते हैं जी। तो इसको रीड आउट कर लो। वैसे तो मैंने एक्सप्लेन किया हुआ है कि मैनिपुलेशन के लिए काम में आएगी हमारे। जब हमने टेबल बना ली, ऑब्जेक्ट बना लिया, तो अब उस ऑब्जेक्ट में हमें डेटा पुट करना पड़ेगा, या उस ऑब्जेक्ट से कोई डेटा हमें डिलीट करना है पर्टिकुलर, या मॉडिफाई करना है डेटा को, वैल्यू को अपडेट करना है। डेटा को मतलब उसके अंदर के कंटेंट को, ऑब्जेक्ट को यानी टेबल को पूरे मॉडिफाई डिलीट करना, वो तो टीडीएल का काम है। डीएमएल का काम है कि यूजर को एक्सेस मिले कि वो डेटा को ऑर्गेनाइज या मॉडिफाई, अपडेट, एक्सेस एग्जिक्यूट कर सके उस डेटा मॉडल में। तो इसके जो एग्जांपल हैं डीएमएल के, वो फिर मैं टेबल शो कर रहा हूँ। मतलब एग्जांपल्स क्या, जनरली जो कमांड्स इंक्लूड है इस डीएमएल के थ्रू, तो जो कमांड्स इंक्लूडेड हैं वो मैं यहाँ शो कर रहा हूँ। ये है वो कमांड्स। तो पहली है सिलेक्ट। सिलेक्ट कमांड यूज होती है उस ऑब्जेक्ट को सिलेक्ट करने के लिए। सपोज करो कि डेटाबेस में हमारी 10 टेबल क्रिएट है, तो किसी एक टेबल के डेटा के साथ हमें काम करना है, तो हमें सिलेक्ट करना पड़ेगा ना टेबल का नाम। तो हम लिखेंगे सिलेक्ट टेबल नेम। जैसे कोई कॉलेज का डेटाबेस है तो उसमें टेबल कई नाम की होंगी, एक स्टूडेंट नाम का डेटाबेस होगा, मतलब कंप्लीट डेटाबेस होगा, तो उसमें कई ऑब्जेक्ट्स टेबल होंगे। सब डेटाबेस जो है कि स्टूडेंट होगा, टीचर होगा, क्लास रूम होगा, लैब, जो जो भी है, डिपेंड करता है कि प्रोजेक्ट और डेटाबेस एग्जैक्ट क्या है। ठीक है, तो पर्टिकुलर टेबल या पर्टिकुलर डेटाबेस सिलेक्ट करने के लिए हम सिलेक्ट कमांड का यूज करेंगे। सिलेक्ट लेट्स से स्टूडेंट। ओके, दूसरी है इंसर्ट कमांड। तो जो टेबल हमने सिलेक्ट की है उसमें अगर डेटा कोई इंसर्ट करना है, जैसे कोई सपोज करो कि पहले से 10 उसमें रो है, अब 11वीं रो हमें इंसर्ट करनी, तो हम लिखेंगे इंसर्ट, कौन कौन सा फील्ड इंसर्ट करना है, किस टेबल में इंसर्ट करना है वो तो हम पहले ही सिलेक्ट कर चुके हैं। तो इंसर्ट इनटू, और टेबल नेम अगर इंसर्ट इनटू भी करते हैं तो ये उस टेबल में डेटा इंसर्ट हो जाएगा। अब ये सारी कमांड्स के एग्जांपल्स हम देखेंगे बाद में कैसे ये एक्चुअली मॉडिफाई करते हैं, और आज पॉसिबल होगा तो आज इसमें बता दूंगा मैं, नहीं तो आज टाइम नहीं मिलेगा। तो एक्चुअली क्या है कि इनको जो मैनिपुलेशन करना है वो लैब में बेसिकली हम देखेंगे ना, कि लैब का जो पार्ट होगा तो लैब वाले शेड्यूल में एक्चुअली देखेंगे कि और तुम
तुम इसको खुद से करके भी देख सकते हो एक बार कि इसके एग्जांपल्स क्या है, कि किसी भी बुक से वहां पर मिल जाएंगे। इसमें है कुछ नहीं, सिलेक्ट टेबल नेम है, फिर इंसर्ट करना है, इंसर्ट इनटू। तो एग्जैक्ट फॉर्मेट क्या होगा वो लेटर ऑन आई विल टेल। ठीक है, अभी तो हम एक्चुअली क्या है कि डेटाबेस के सारे जो बेसिक कंस्ट्रक्ट्स हैं, बेसिक टर्म्स हैं, उनके बारे में अगर हो, अगर एक चीज में हम डिटेल में चले जाएंगे तो फिर आगे फिर थोड़ा सा वो बाकी चीजें और रह जाएंगी। पहले हम सारी चीजों को थोड़ा थोड़ा समझ लेते हैं डिटेल में। ये जब क्वेरी लैंग्वेज की बात करेंगे हम, एसक्यूएल, तो फिर उसमें डिटेल में सारे इनके एग्जाम्पल्स को देखें। तो तीसरा अपडेट है। अपडेट करना है, जैसे सपोज करो कि कोई यूजर है, पहले उसकी सैलरी किसी ऑर्गेनाइजेशन में कुछ थी, अब उसकी सैलरी इंक्रीज हो गई, तो उसका डेटाबेस अपडेट करना पड़ेगा। मोबाइल नंबर चेंज हो गया, उसको अपडेट करना पड़ेगा। तो जो भी पुरानी फील्ड्स वैल्यू है, उनको अगर हमें अपडेट करना है यूजर को, तो वो जैसे यूजर के पास जनरली एक्सेस दिया जाता है, तुमने देखा होगा वेबसाइट में, या गूगल अकाउंट है तो गूगल अकाउंट में अपना मॉडिफाई करते हो मोबाइल नंबर या कोई भी प्रोफाइल फोटो, तो वो एक तरह से अपडेट है, मतलब वो एक्सेस है एंड यूजर के पास भी है। सारे फील्ड का नहीं, लेकिन जो रिक्वायर्ड फील्ड है उस यूजर के करस्पॉन्डिंग, तो वो अपने फील्ड को अपडेट कर सकता है। अगर हम चाहें तो अपने डेटाबेस से कोई रिकॉर्ड डिलीट करना चाहें, वो कर सकते हैं। अब उस टेबल के सारे रिकॉर्ड या एक रिकॉर्ड या क्या डिलीट कर सकते हैं, ये एक्सेस टाइप के ऊपर डिपेंड करता है। जिस यूजर के पास जितने लेवल की अथॉरिटी होगी, वो उसको उस उतने लेवल पर मॉडिफाई अपडेट कर सकते हैं। ठीक है, हाँ, उतने लेवल पर डिलीट कर सकता है, डिलीट की बात कर रहे हैं। इसी तरह मर्ज है। मर्ज ऑपरेशन मतलब अपडेट एंड इंसर्ट ऑपरेशन। मर्जिंग ऑपरेशन जानते ही हो, हमें दो वैल्यूज को, दो कॉलम को, दो रिकॉर्ड को, दो फील्ड्स को मर्ज करना है। नेक्स्ट है इसमें कॉल। तो जनरली क्या होता है कि इसमें जो डेटाबेस की क्वेरी लैंग्वेज लिखी जाती है, उसमें हम प्रोसीजर भी बना सकते हैं, मतलब फंक्शन भी डिफाइन कर सकते हैं। उस फंक्शन फंक्शन कुछ नहीं है, नया कुछ नहीं है, वो सेट ऑफ स्टेटमेंट्स है जो कि हम एक पर्टिकुलर एक्टिविटी के लिए सेट ऑफ स्टेटमेंट्स एक प्लेस पर लिख देते हैं। ठीक है, तो उसको हम कॉल करने के लिए कॉल फंक्शन में, जो भी फंक्शन हमने बनाया उस नाम का फंक्शन कॉल कमांड के साथ यूज करते हैं। एक्सप्लेन प्लान, ये क्या है कि एक्सेस पाथ है जो डेटा का, उसको शो करने के लिए यूज होता है। और लास्ट में लॉग टेबल। तो ये लॉग टेबल वहाँ यूज में आता है जबकि कोई टेबल किसी उस पर कोई मॉडिफिकेशन ना हमें होने देना हो, कोई चेंजेस ना होने देना हो, तो ये कंट्रोल टू कंट्रोल द कॉन्करेंसी। कॉन्करेंसी पढ़ेंगे लास्ट में, तो उसमें देखेंगे हम कि कॉन्करेंसी में लॉग टेबल का क्या काम है। ठीक है, अब तीसरा हम चलते हैं डीसीएल, डेटा कंट्रोल लैंग्वेज, या इसको ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज भी बोलते हैं। ठीक है, तो इसके बाद हम अगर इसमें देखेंगे टीसीएल, ट्रांजैक्शन ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। तो डीसीएल और टीसीएल मोस्टली राइटर द्वारा तो एक ही हेड में पढ़ाया जाता है। ठीक है, अदरवाइज हम ये एज्यूम कर सकते हैं कि जो टीसीएल है वो डीसीएल का एक्सटेंशन है। ठीक है, तो डेटा कंट्रोल लैंग्वेज में क्या है कि ये हमारी कंट्रोल करने के लिए काम में आती है। जो डेटाबेस में डेटा है या ऑब्जेक्ट है, उनका एक्सेस अगर हमें कंट्रोल करना है तो उसको उसके लिए डीसीएल लैंग्वेज को हम काम करें। मतलब लैंग्वेज को क्या, उसके लिए कमांड्स भी काम है। तो उसकी जो कमांड्स हैं वो लिमिटेड है। जैसे ये कमांड है डीसीएल लैंग्वेज की, यू कैन सी इट, कि ग्रांट है। तो ग्रांट कमांड, इसमें क्या है कि एक बार इन कमांड्स को और इनके सामने लिखे हुए टेक्स्ट को पढ़ लो। ये वैसे तो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी है, बाकी पढ़ लो एक बार फिर मैं समझा देता हूँ।
ठीक है, तो पहला है ग्रांट। अब इसमें क्या है कि कंट्रोल के लिए यूज होती है ना, मतलब एक्सेस कंट्रोल के लिए। तो ग्रांट मींस कि जैसे किसी यूजर के पास कोई परमिशन नहीं है, जैसे हम डेटाबेस में देखते हैं, किसी साइट पे देखते हैं, तो हमारे पास जो परमिशंस हैं वो लिमिटेड होती हैं। अब हमें अगर कोई और नई परमिशन प्रोवाइड की जाए तो उसके लिए ग्रांट कमांड यूज होती है, और ये क्या है, हायर अथॉरिटी पर्सन ही इसको यूज करेंगे ग्रांट कमांड से, और बाकी जो उसके फील्ड होते हैं। अब इनके डिफरेंट डिफरेंट कमांड्स के अलग अलग एग्जांपल्स जो लैब सेशन होगा वो हम देखेंगे, बट इनका हम एक तरह से आइडिया तो ले ही लेंगे किस कमांड क्या करता है। डिनाई क्या करता है कि अगर कोई टास्क यूजर के पास अथॉरिटी है तो उसको डिनाई करने के लिए या उसको डिसअलाउ करने के लिए, डिनाई के साथ यूजर आईडी यूज करके और पर्टिकुलर फील्ड्स या जो भी टास्क हमें डिनाई करना है वो वहां स्पेसिफाई कर देंगे, तो फिर यूजर के पास कंट्रोल नहीं रहेगा। तो अब रिवोक है कि कोई परमिशन यूजर को पहले प्रोवाइड किया गया है, फिर अगर उस परमिशन को कैंसिल करना है, कि पहले यूजर के पास जो अथॉरिटी थी, एक्सेस राइट था या कोई भी टास्क करने का था, तो उसको अगर कैंसिल करना है तो फिर रिवोक कर देंगे। अपडेट, यूजर को अलाउ करना कि रिकॉर्ड को अपडेट करने के लिए। रीड क्लियरली, रीड मतलब कि यूजर के लिए रीड ओनली परमिशन प्रोवाइड करना, सीधी बात ये है रीड कमांड का। अब यूजर क्या है, एडिट राइट नहीं कर सकता, केवल रीड करेगा। उसके बाद जो, हाँ क्या था, रीड, डिलीट कि यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना डिलीट के लिए। अब देखो डिलीट कमांड हम पहले भी पढ़ चुके हैं, बट वो लेकिन डिलीट करने के लिए यहाँ पे ये डिलीट ऑपरेशन यूज होता है डीसीएल हेड के अंदर, कि यूजर को परमिशन प्रोवाइड करना। कमिट कि यूजर ने जो वर्क कर लिया तो उसको सेव करने के लिए। ठीक, रोल बैक, रोल बैक मीन्स कि जो सेव किया था चेंजेस, और जहां से जिस स्टेज से आगे दूसरी स्टेज पर सेव किया था, तो उसको रिस्टोर करना प्रीवियस पोजीशन पर। जैसे पता चला हम सेव करते जा रहे हैं, लेकिन लास्ट में कुछ गड़बड़ हो गया, अब नहीं उसको सेव करना, तो जहां से हमने स्टार्ट किया था वर्क, रोल बैक का मतलब सारे अनडू हो जाएंगे और वहां पे आ जाएंगे जहां से हमने स्टार्ट किया। तो ये डीसीएल कमांड है। ठीक है, अब इसी में हमारा डीसीएल कमांड में कि इसी का पार्ट होता है टीसीएल, ट्रांजैक्शन कंट्रोल लैंग्वेज। ये पार्ट ऑफ डीसीएल है, इसको जल्दी जल्दी से पढ़ लो। ठीक है, तो इसमें क्या है, जो डीएमएल स्टेटमेंट के द्वारा चेंजेस होते हैं उनको मैनेज करने के लिए काम में आती है। तो ये जनरली क्या है, स्टेटमेंट्स, डिफरेंट स्टेटमेंट्स को एक साथ कंबाइन करने के काम में आती है। और जब एक साथ कंबाइन करने के काम में आती है तो वो जो एक साथ बनता है तो वो लॉजिकल ट्रांजेक्शन बन जाता है हमारा। उसके दो एग्जांपल्स यहाँ है, सेव पॉइंट है। इस सेव पॉइंट मतलब हम किसी एक पॉइंट पे हमने सेव कर दिया, जैसे यहाँ था ना ये कमिट, तो सेव पॉइंट, किसी एक पॉइंट पे हमने सेव कर दिया अपना वर्क। अब उससे आगे हम कितना भी आगे वर्क करें, लेकिन अगर हम कभी पीछे लौटना चाहें उस पॉइंट पर, तो हम रोल बैक करके सेव पॉइंट वाले पॉइंट पर वापस आ जाएं। ठीक है, और इसी तरह सेट ट्रांजेक्शन का है, जो ट्रांजेक्शन ऑप्शन है उनको चेंज करने के लिए। ठीक, तो अब बात करेंगे डेटा डिक्शनरी। तो डेटा डिक्शनरी मैं सोचता हूँ थोड़ा ये इसको बाद में हम डिस्कस करेंगे, आज इसको यही हम छोड़ देते हैं। शॉर्ट में बता देता हूँ कि डेटा, वैसे तो डेटा डिक्शनरी थोड़ा सा हम डिटेल में हमें डिस्कस करना है ये बाद में,
तो इसका पर्पज क्या होता है डेटा डिक्शनरी का? मेनली क्या है, ये हमारा मेटा डेटा है। मेटा डेटा मतलब डेटा अबाउट डेटा, मतलब डेटा अबाउट डेटा क्या है कि जैसे टेबल्स है, वो तो क्या है एक तरह से कि डेटा को खुद होल्ड करता है। एक टेबल का मतलब कॉलम, रो और रिकॉर्ड, फील्ड्स एग्जिस्ट्रा। अब सभी टेबल के बारे, टेबल का जो ओवरव्यू, सभी टेबल का डेटा वो एक तरह से डेटा डिक्शनरी के पास है। मतलब इसको ऐसे मानो कि जस्ट लाइक द हेड ऑफ द इंस्टीट्यूशन। ठीक है, तो डेटा डिक्शनरी हमारा एक रिपोजिटरी है या डेटाबेस है या मेटा डेटा है या डेटा अबाउट डेटा। और डेटाबेस खुद से है जो कि जो डेटाबेस का डेटा यानी टेबल्स का डेटा, यानी किस टेबल का क्या नाम है, उसमें कितने फील्ड हैं, फील्ड के क्या नाम है, उनके बारे में ओवरव्यू रखता है। ठीक है, तो बेसिकली ये हर टेबल के स्ट्रक्चर या हर ऑब्जेक्ट, नॉट ओनली टेबल, जितने भी टाइप के ऑब्जेक्ट होते हैं डेटाबेस में, डीबीएमएस में, उस सभी ऑब्जेक्ट का स्ट्रक्चर के बारे में इंफॉर्मेशन रखता है या उनके बारे में डेटा रखता है। ठीक, तो टेबल का इंफॉर्मेशन क्या हो सकता है कि उसमें कितने फील्ड हैं और टेबल का नाम क्या है, फील्ड का नाम क्या है, रिगार्डिंग देयर स्ट्रक्चर। ठीक है, तो इसको पढ़ लो। ठीक है, इसके बारे में थोड़ा सा बाद में चर्चा करेंगे। और कोई चीज अगर ना क्लियर हुई हो तो पूछ सकते हो, पूछना है किसी को कुछ, अदरवाइज फिर मैं इसको लेक्चर को फिनिश कर रहा हूँ। पॉइंट्स को पढ़ लो, इनको 2 स्लाइड्स और हैं। ये स्लाइड्स क्या है, मैं इसलिए शो करने दे रहा हूँ सो दैट दे विल बी अवेलेबल टू यू फ्रॉम यूट्यूब। डेटा स्टोरेज एंड डीटीएल। अब इसमें क्या है, लास्ट में एक डेटा टाइप्स और इम्पोर्टेंट स्लाइड रहेगी, वो तुम समझ लो कि कौन कौन से डेटा टाइप्स होते हैं इसमें क्वेरी लैंग्वेज में। तो ये यहाँ लिखे हुए हैं। पहला तो न्यूमेरिक डेटा है। तो न्यूमेरिक डेटा जैसे कि जानते हैं कि बाय यूजिंग द नंबर्स 0 एंड 9, 0 और 9 की इन 10 डिजिट्स का कॉम्बिनेशन। तो न्यूमेरिक है तो उसी में हमारे होल नंबर भी होंगे, इंटीजर भी होंगे। न्यूमेरिक में इंटीजर भी होता है, रियल नंबर यानी फ्लोट भी होता है, जो कि मतलब दशमलव के बाद वाली संख्याओं। दूसरा है अल्फा न्यूमेरिक। अब ये क्या है, जनरल लिखे हैं, सभी क्वेरी लैंग्वेज के लिए जनरल लिखे हैं। अब किसी क्वेरी लैंग्वेज में हो सकता है न्यूमेरिक इंटीजर नाम से हो, किसी में इंट हो, किसी में कैरेक्टर नाम से हो, किसी में कैर हो अल्फा न्यूमेरिक में। ठीक है, किसी में वैर कैर हो सकता है, वैर कैर 2 हो सकता है। बट यहाँ अल्फा न्यूमेरिक में सारी कैटेगरी कैरेक्टर टाइप की हम यूज करते हैं। तो अल्फा न्यूमेरिक में क्या है, नंबर और अल्फाबेट का कॉम्बिनेशन और कुछ स्पेशल कैरेक्टर्स जैसे हैश, स्लैश, डॉलर, स्टार का। फिर डेट टाइप का डेटाबेस होता है जिसमें डेट और टाइम दो अलग अलग डेटा। डेट वाले में क्या है, डे, मंथ और ईयर का कॉम्बिनेशन होता है। तो डे, मंथ और ईयर के डिफरेंट डिफरेंट कॉम्बिनेशन, अलग अलग फॉर्मेट में हमें डे किस फॉर्म में शो करनी है, वो अलग अलग फॉर्म में। इसी तरह अल्फा न्यूमेरिक में हमारा कैर टाइप का है, ये कैरेक्टर है, वैर कैर है, वैर कैर 2 है। ठीक,
और उनके साथ इसमें क्या है कि जैसे हमने कैरेक्टर टाइप कर दिया, 10 कैरेक्टर का हमें डेटाबेस लेना है, तो कैर ब्रैकेट में 10 ऐसे करते हैं। टाइम में भी आवर्स, मिनट और सेकेंड्स का कॉम्बिनेशन होता है, और डिफरेंट डिफरेंट फॉर्मेट के टाइम हमें अवेलेबल होते हैं। फिर नेक्स्ट लॉजिकल, जो बुलियन डेटा से रिलेटेड होता है, ट्रू फॉल्स यस नो टाइप का, ठीक है। फिर लास्ट में है मेमो, कि अगर अल्फा न्यूमेरिक डेटा की जो साइज है वो ज्यादा है, अल्फा न्यूमेरिक डेटा की साइज ज्यादा है, तो ये क्या है हमारा मेमो टाइप का हम यूज करते हैं। मेमो में फिर फर्दर क्लासिफिकेशन है। तो ये डेटाबेस सब क्या है, इन जनरल है, इनकी जो फर्दर कैटेगराइजेशन है वो अलग अलग पैकेजेस के लिए, अलग अलग क्वेरी लैंग्वेजेस के लिए नाम थोड़ा डिफर कर सकते हैं। जैसे किसी के लिए नाम नंबर हो सकता है, किसी के लिए फ्लोट हो सकता है, किसी के लिए इंट हो सकता है, इंटीजर हो सकता है न्यूमेरिक टाइप में, जैसे अल्फा न्यूमेरिक का बताया मैंने। ऐसे लॉजिकल बुलियन में कि ट्रू फॉल्स हो सकता है, यस नो हो सकता है। ओके, तो ये आज का लेक्चर यही फिनिश हो गया। अब तो 1-1.5 मिनट का टाइम बचा है, तो अगर किसी को कुछ पूछना हो पूछ सकते हो, नहीं ये डेटा डिक्शनरी की जो 2-3 स्लाइड्स थी उनको मैं फिर से शो कर देता हूँ। ये लास्ट वाला पढ़ लो। डेटा डिक्शनरी होल्ड्स द डिटेल्स ऑफ इंफॉर्मेशन about the different structures and data type of different types. इसमें ठीक है, डेटा डिक्शनरी की यहाँ डेफिनेशन लिखी हुई है। तीस सेकंड और बचे हैं, तो अपने आप ही फिनिश हो जाएगा, एंड होने वाली है मीटिंग, इसलिए मैं क्लोज नहीं कर रहा हूँ।